Good morning, students. Welcome back. We are reading chapter number 1 of civics, that is, what is democracy and why democracy. Up till now, we have studied the definition of democracy. That is, democracy is a form of government which is for the people, by the people, and of the people. The second thing that we have started is features of democracy. Now, in features of democracy, we have already studied three features. First is who are the rulers, second, how the rulers are elected, and third feature was one person, one vote, one value. Now, today we'll be starting with the next topic. रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून के लिए क्या नियम बने हुए हैं और अधिकार किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाती है। सिंस जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, then the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. 1990 में जिम्बाब्वे को व्हाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिली थी और तब से इस देश पर ZANU-PF नाम की एक पार्टी का साम्राज्य स्थापित। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इस ZANU-PF का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने देश के ऊपर राज किया। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। जिम्बाब्वे में हर कुछ समय के अंतराल पर चुनाव होते हैं और हर बार चुनाव में सिर्फ ZANU-PF पार्टी ही जीतती है। President Mugabe is popular but also uses unfair practices in elections. Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Mugabe अच्छा है, लोगों में मशहूर है, लेकिन उसने हर बार चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों को अपनाया है। बहुत सालों से उसका जो राज्य उसने बनाया, जो उसने सरकार बनाई, उसने वहाँ के संविधान में बहुत बार परिवर्तन किए ताकि वो देश पर अपने ही तौर तरीकों से राज कर सके। Opposition party workers are harassed and their meetings disrupted. जो उनके विरोधी होते हैं उन पर यातनाएं की जाती हैं और उनके कामों में दखल दिया जाता है। Public protests and demonstrations against the government are declared illegal. यदि वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ कुछ चीजें करती हैं तो उसे इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी बता दिया जाता है। There is a law that limits the right to criticize the president. वहाँ पर इस तरह का एक कानून बनाया गया है कि जनता या कोई और दूसरा व्यक्ति प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। Television and radio are controlled by the government and give only the ruling party's version. मीडिया पर भी सरकार का कब्जा होता है और वो सिर्फ सरकार के फेवर में ही बातें बोलती है। There are independent newspapers, but the government harasses those journalists who go against it. कुछ अखबार हैं जो अपने आप चलते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता के साथ में चल सकते हैं, लेकिन यदि वे भी सरकार के विरुद्ध कुछ चीज बोलते हैं तो उन पर भी यातनाएं होती हैं। The government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. यहाँ तक कि यदि वहाँ के कोर्ट से कोई सरकार के विरुद्ध बात कही जाती है तो उसको भी सरकार फॉलो नहीं करती है और जो वहाँ के जज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जाता है। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. जिम्बाब्वे की सरकार ये कहती है, ये साबित करती है कि पॉपुलैरिटी एक नेता को जीतने के लिए चाहिए होगी, लेकिन
वो जनता के हित में है ये जरूरी नहीं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर है वो जरूरी नहीं है जनता के फेवर में काम करे। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. यदि हमें लोकतंत्र के बारे में ध्यान रखना होगा तो चुनाव प्रक्रिया को सावधानी से अपनाना पड़ेगा। But it is equally important to look before and after the elections. प्रक्रिया उस दिन की ही नहीं, चुनाव के पहले और बाद में भी सावधानी बरती जानी चाहिए। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before elections. जो भी राजनीतिक हलचल होती है उसके लिए सही दिशा और सही व्यवस्था होनी चाहिए। This requires that the state should respect some basic rights of the citizens. इसके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. नागरिकों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके, यदि कोई चीज गलत है तो उसका विरोध भी कर सके। Everyone should be equal in the eyes of law. कानून की नजर में हर एक को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. इन अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए जिसका सब आदर करें। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. चुनाव प्रक्रिया तो हो गई सही ढंग से, लेकिन चुनाव के बाद में जीती जाने वाली सरकार किस तरह से देश के भले के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. सरकार सिर्फ अपनी मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो चुनाव में जीत चुकी है तो उसे अपना अधिकार अपने तरीके से काम करने का या अपने फायदे के लिए काम करने का कोई भी हक नहीं है। उन्हें जनता के हित में ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके हितों की भी रक्षा की जानी पड़ेगी। Every major decision has to go through a series of consultations. जो भी छोटे छोटे निर्णय लिए जाते हैं या कोई बड़ा निर्णय हो, सारे ही निर्णयों को लेने से पहले कुछ लोगों से संपर्क करके उसके बारे में विचार विमर्श करके ही वो निर्णय लिए जाने चाहिए। Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. हर एक सरकारी अफसर पर नियम कानून उनके अधिकार सब चीजें लगती हैं। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. ये सरकारी ऑफिसर्स जनता के लिए तो जवाबदेह हैं ही, साथ ही साथ दूसरे अफसरों के लिए भी जवाबदेह होते हैं। From these aspects, we come to say a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. एक प्रजातांत्रिक सरकार वही होती है जो कि जनता के अधिकारों को और संविधान के नियमों का पालन करे। Now, what all we have read about the features, we'll just take it as a summary. Let us sum up the discussion so far. We started with the simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब तक हमने यही देखा कि डेमोक्रेसी वही है जिसके अंदर जनता सरकार को चुनती है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used. ये परिभाषा पूरी नहीं थी जब तक हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं पढ़े थे। Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा थी, उसको पूरी तरह से
सही साबित करने के लिए हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। तो उन फीचर्स के आधार पर डेमोक्रेसी क्या है? फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। जनता के द्वारा चुने गए नेता ही सारे निर्णय लेने के अधिकारी। Elections after a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. चुनाव जनता को ये ऑफर करता है कि वो कुछ लोगों में से अपने नेता को चुने और साथ ही साथ जो भी चुना गया नेता है यदि वो सही तरह से सरकार में काम नहीं कर रहा है तो उसे अगले चुनाव में वो बदल सके। This choice and opportunity is available to all the people on equal basis. चुनाव में वोट डालने का अधिकार हर एक नागरिक को बराबरी से मिलता है। And lastly, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the Constitution and citizens' rights. चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। अब जो सरकार बनती है उसका एक कर्तव्य है कि संविधान के अनुसार काम करे और जनता के अधिकारों की रक्षा करते हुए काम करे। Now that's all for today. Tomorrow we'll start with topic why democracy.